पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा की उन्नत खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। कटहल के बाग में फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले आवश्यक कार्य। सफल डेयरी व्यवसाय कर एक पशुपालक कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। फूलों में गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी आदि की खेती प्रदेश में किसान भाई प्रमुखता से करते हैं, लेकिन आज किसान भाई फूलों की खेती के परंपरागत तरीके को छोड़कर नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि के इस आधुनिक तकनीक में एक तकनीक पॉली हाउस में खेती, जिसमें आज किसान झरबेरा, कार्नेशन, डच रोज फूलों की खेती कर तिगुना मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको सीतापुर के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान आरपी सिंह से मिलवाने जा रहे हैं, जो पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं। देखिए, ये फूलों की खेती तो अभी हमने जल्दी शुरू की है। पॉली हाउस हमारे पास 5 वर्ष पूर्व से है, जिसमें हम सब्जी खेती करते थे। तो ये एक पॉली हाउस, इसके अलावा 2 पॉली हाउस और है जिसमें शिमला मिर्च लगा हुआ है। ये हमने पहले ही प्रयास किया, NHM से ये स्वीकृत हुआ था। इसमें प्रोजेक्ट में ही फूल था, इसलिए हमको लगाना था। तो हमें इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से और सबके जो लोग फूल लगा रहे हैं उनके संपर्क में गए, लोगों को हमने देखा और फिर हमने KF बायोटेक से इसका प्लांट लिया। हमने 8 सितंबर को ये हमारा आ गया था। 8 सितंबर को हमने लगाया। 90 दिन में उन्होंने कहा था कि ये क्रॉप आ जाएगी, 90 दिन में फूल तोड़ने लायक आएगा। इससे पहले जो फूल आएगा उसको तोड़ फेंकना है। लेकिन हमने देखा कि फूल की क्वालिटी बहुत जल्दी और अच्छी आ गई है और मार्केट में रेट भी ठीक था। तो हमने ठीक 70 दिन में 18 नवंबर से हमने इसका शुरुआत कर दी और करीब हम अब तक इससे 15,000 फूल बेच चुके हैं। इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।
लगता है कि एक अब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है और इसका हम काम अब करेंगे। आगे अन्य जो पाली हाउस उसमें हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए, अभी फायदे की बात तो आगे ही निकल पाएगी, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि ये अब कंटिन्यूअस 4 बरस तक ये इसी तरीके से देगा। सीजन में इसका थोड़ा इफेक्ट होगा। इसकी जो प्लांट कास्ट है वो हमारी 40 रुपये पड़ी है। 35 रुपये इसकी कास्ट है। ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लाइट से आया तो उससे 4 रुपये 85 पैसे, और लखनऊ से हमने जो किया इससे करीब 40 रुपये कास्ट आ गई। इसमें 6600 पौधे लगे हैं और सब लगा के इसकी कास्ट 5 लाख रुपए करीब आ जाती इतने लगाने में। लेकिन हमको बहुत थोड़े दिन में 1 लाख से ज़्यादा इसमें पैसे मिल चुके हैं। और इसी तरीके से निकलेगा तो मुझे लगता है ये पाली हाउस की कास्ट और ये प्लांटिंग मटेरियल की कास्ट का काफ़ी भाग, क्योंकि पाली हाउस की कास्ट तो नहीं निकल पाएगी, इसकी कास्ट ज़्यादा है, 9 लाख के ऊपर है, लेकिन हम 50% निकाल लेंगे। और 1 साल में अगर इसी तरीके से रहा तो मुझे लगता है इससे हमको 7 लाख रुपए जरूर प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जिनके पास छोटी जोत है, अगर इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो हम समझते हैं कि 1000 स्क्वायर मीटर में एक परिवार, छोटे परिवार का खर्चा चल सकता है और उसका जीवन सुधर सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कटहल की बागवानी करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई फल बनने की अवस्था पर बाग का सही तरीके से प्रबंध नहीं करते हैं, जिससे उनके फल वृक्षों पर अधिक फल नहीं रुक पाते और उन्हें आगे चलकर काफी हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो किसान भाई किस प्रकार से करें अपने फल बाग का प्रबंधन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर PN कटियार। इस समय कटहल में करीब करीब फूल आ चुका है, फल बैठ चुका है और कुछ मात्रा में अभी फूल और फल आना बकाया भी है। स्थिति में चाहिए कि जो हमारा कटहल का बगीचा है, पौधे हैं, उनके लिए अभी फिलहाल हम सिंचाई न करें। थोड़े 1 सप्ताह 10 दिन और इंतजार कर लें और 10 दिन के बाद जब आपका फल सेट हो जाए फिर उसको नियमित सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप अगर यदि पानी की कमी रहेगी तो फल का जो बढ़वार है वो धीरे धीरे होगा और जब टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाएगा, पानी की कमी रहेगी तो फल का आकार छोटा हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों, इसका फूल आम और लीची की तरीके से नहीं है। इसका फूल मजबूत होता है, डंठल भी मजबूत होता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे कीड़े हैं जैसे मैंगो मिली बग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, जो इस समय प्रभावी रूप से कटहल के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि फूल होता है उसमें खुशबू होती है, इसलिए ये कीड़ा ऐसे फूलों को फल बनने से पहले ही चूस कर फल को ड्रॉप कर देता है। इसलिए ज़रूरत है हमें कि मैंगो मिली बग का भी नियंत्रण करें। वैसे इसका नियंत्रण दिसंबर लास्ट और जनवरी के महीने से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये कीड़ा नीचे से ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है और जैसे ही फूल निकलता है फूलों का रस चूसना प्रारंभ कर देता है। उस समय हमें चाहिए कि हम जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, चूँकि अगर बड़ा है 25-30 साल पुराना पेड़ है तो कम से कम 20 लीटर पानी लगेगा। 20 लीटर में 20 ml दवा का सलूशन बना के और उसको विधिवत तरीके से छिड़काव करें। पूरे पौधे को कहते हैं कि धुलाई कर दीजिए और उसको एक बार 1 सप्ताह के अंतराल के बाद
पुनः उसकी धुलाई कर दीजिए। एक चीज़ और है, इसमें भी एक रोग यद्यपि इसको पहचानना आप थोड़ा कंफ्यूज न कर जाएं। कटहल में मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। जो मेल फूल होता है उसकी सतह चिकनी होती है और उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, जो पॉलिनेशन के बाद 1 सप्ताह 10 दिन बाद काले पड़ते हैं और फिर गिरने लगते हैं। खर्रा रोग में भी सफ़ेद पहले फलों पे पाउडर जैसा दिखाई देता है, बाद में फल काला पड़ के गिरने लगता है। लेकिन जो फीमेल फल है उनकी सतह खुरदरी होती है, उनका रंग गहरा हरा होता है। इसलिए पहचान कर अगर आपको खर्रा रोग का लक्षण दिखाई देते हैं, सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है फीमेल फलों पर भी, तो आपको ज़रूरी है कि मोनोक्रोटोफास दवा के साथ घुलनशील गंधक 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका भी छिड़काव कर दें, ताकि कीड़े के साथ साथ ये हानिकारक जो बीमारी इसका भी नियंत्रण हो जाए। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय हमें पेड़ के चारों तरफ बगीचे में पूरे में साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत सारे खरपतवार रहते हैं तो खरपतवार भी पोषक तत्वों का तो ह्रास करते ही करते हैं, ऊपर की मिट्टी को भी टाइट बना देते हैं, जिससे हवा का प्रवेश कम हो जाता है। पौधों में अनावश्यक में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती और उस स्थिति में भी फल ड्रॉप करने लगते हैं। इसलिए दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि बगीचे को हम साफ सुथरा रखें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। शुरुआत जरूर संघर्ष भरा था, लेकिन हौसले बुलंद हो तो सफलता जरूर मिलती है और सफलता से आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। जी हां किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जिला जयपुर के एक ऐसे ही सफल पशुपालक नरोत्तम निठारवाल से, जो कभी 2-4 गाय भैंसों का पालन करके साधारण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने डेयरी पालन को गंभीरता से लेकर अपना डेयरी फार्म तैयार कर दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया, तब निठारवाल सोचे भी नहीं होंगे कि एक दिन उनके डेयरी फार्म से 400 लीटर दूध की बिक्री होगी और इस डेयरी व्यवसाय से वो लाखों का मुनाफा भी कमाएंगे। तो आज मुलाकात करते हैं नरोत्तम निठारवाल से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। सर्वप्रथम मेरे दोस्त से डेयरी की प्रेरणा ली 2014 के अंदर। उससे प्रेरणा लेने के बाद में मैंने स्वयं ने डेयरी चालू की। फिर बाद में मैंने 5 गाय और 5 भैंस लेके आया। उनकी कुल लागत करीबन 6 लाख रुपए थी। फिर बाद में मैंने 2015 में करीबन मेरे पास कुल जानवर 70-75 कर लिए मैंने। यदि किसी काम को कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता अपने आप कदमों को चूमती है, और इसी रास्ते पर चले ये किसान। इस किसान ने उन्नत नस्ल की गाय भैंसों का वैज्ञानिक तरीके से पालन किया तथा आज वे 425 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन ले रहे हैं और बन गए हैं दूसरे पशुपालकों के लिए मिसाल। क्योंकि दूध का मुनाफा देखते हुए अब मेरे पास कुल जानवर 75 हैं, कुल गाय 40 हैं। 40 में से क्या है कि 25 का वर्तमान में दूध जा रहा है। इनका दूध करीबन 400 लीटर पर डे का होता है। मेरे डेयरी फार्म का दूध है वो क्या है कि 26 रुपये लीटर प्लस 2 रुपये अलग, 1.5 रुपया अलग मिलता है और 3% कमीशन मिलता है। कुल मिलाकर के करीबन 30 रुपये लीटर पड़ जाता है। पर डे का दूध करीबन 12,000 रुपये का होता है। किसान भाइयों, इनके पास दूसरे और तीसरे ब्यात की गाय और भैंसें हैं, जिनसे ये पशुपालक अच्छे दूध का उत्पादन ले रहे हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि इनके पास कुल 75 पशु हैं, इनमें से HF नस्ल की 40 गायें, मुर्रा नस्ल की 10 भैंसें और 25 बछड़े बछड़ियां हैं, जिनमें से गायों से प्रतिदिन 400 लीटर दूध की प्राप्ति हो रही है और इस दूध को ये
30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। इस दूध को बेचने पर 12,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आमदनी प्राप्त होती है और भैंसों से 25 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है, जिसे 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो भैंसों के दूध से 1,125 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। इस प्रकार से गायों के दूध से प्रति माह 3,60,000 रुपए और भैंसों के दूध से 33,750 रुपए की आय होती है। इस प्रकार से गायों और भैंसों के दूध से प्रति माह कुल आय 3,93,750 रुपए प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अभी आपने इनकी आय के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं इनकी डेयरी पर खर्च के बारे में, जो इस प्रकार से है। मैंने 21 लाख की लागत से डेयरी फार्म की क्या है कि शेड लगवाया है। शेड, चारों तरफ की बाउंड्री वाल, पानी की सेफ्टी टैंक, सारी सुविधा, और शेड की कुल लागत करीबन 21 लाख रुपए है। पशुओं के आहार पर खर्च 7,000 रुपए प्रतिदिन। इस प्रकार एक माह में आहार पर खर्च आता है 2,10,000 रुपए। डेयरी पशुओं की देखभाल के लिए 4 मजदूर लगते हैं। प्रति मजदूर की मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन देते हैं। इस प्रकार मजदूरों की कुल मजदूरी 36,000 रुपए प्रति माह होती है। पानी और बिजली बिल पर खर्च 4,000 रुपए। पशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन पर खर्च 4,000 रुपए। अन्य खर्च 2,000 रुपए आता है। इन्होंने पशुओं के लिए शेड बना रखा है, जिस पर खर्च हुए 21 लाख रुपए, जो कि लगभग 20 साल चलता है, जिसका घिसावट व्यय 8,750 रुपए प्रति माह आता है। इस प्रकार इनका कुल खर्च आता है 2,64,750 रुपए, और यदि इनकी प्रबंधकीय व्यय 10,000 रुपए जोड़ दिया जाए तो कुल खर्च आता है 2,74,750 रुपए। यदि इनकी कुल आय 3,93,750 में से कुल खर्च 2,74,750 रुपए को निकाल दें तो 1,19,000 रुपए की आय प्राप्त होती है एक माह में। इसके अलावा किसान भाइयों, ये लगभग 10,000 रुपए का पशुओं का गोबर भी प्रति माह बेचते हैं, तो 1,29,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा मिलता है। गाय और भैंस का गोबर एक महीने का मिनिमम 10,000 रुपए का बिकता है। आज मेरे जानवर और टेंट सेट सहित करीबन 10 जानवरों से मैंने 55 लाख रुपए तक का कर दिया। किसान भाइयों, इन्होंने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 5 गाय और 5 भैंसों से की तथा इसके बाद इन्होंने 20 गाय और खरीदी, जिसमें प्रति पशु का औसत खरीद खर्च आया 60,000 रुपए, जिन पर कुल लागत लगी 18 लाख रुपए। शेड पर खर्च हुआ 21 लाख रुपए। इस प्रकार से कुल लागत आई 39 लाख रुपए। अभी इनके पास दूध की आय के अलावा जो संपत्ति है, जैसे गाय, भैंस और शेड इत्यादि, इनकी वैल्यू वर्तमान में लगभग 55 से 60 लाख रुपए है। किसान भाइयों, आप भी इस तरह डेयरी व्यवसाय करके कमा सकते हैं अच्छी आय और बन सकते हैं दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत। किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना है। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में दिखाएंगे कि किसान इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से करते हैं अपने डेयरी पशुओं का प्रबंधन। इस बारे में जानकारी के लिए देखना नहीं भूलें हमारा कल का अन्नदाता कार्यक्रम। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है वाराणसी से नंदी कुमार जी ने। यह ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो नंदी कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, आप बहुत सारी फसलें लेते हैं, उसी में से मैं एक फसल जिसको मशरूम कहते हैं, इसकी खेती के बारे में भी आज आपसे बात करना चाहूँगा। और मशरूम की विभिन्न प्रजातियां वैसे तो हैं जिनकी खेती की जाती है, लेकिन इसमें एक प्रजाति ढिंगरी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लोरोटस प्रजाति कहते हैं, इसकी खेती बड़ी ही सफलतापूर्वक इस मौसम में और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है इसकी खेती करके। इसमें आपको क्या करना होगा कि आप बढ़िया भूसा ले लीजिए, साफ़ सुथरा हो, जो सड़ा गला ना हो, साफ भूसा लेकर के उसको पानी में भिगो दीजिए। भूसे या पुआल की कुट्टी को पानी में भिगोने से पहले 100 लीटर पानी में 7 ग्राम कार्बेंडाजिम और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन मिला लें, जिससे मशरूम में कोई बीमारी न लगे। पूरी रात 10-12 घंटे के लिए पानी में भीगा रहा है, और इसके लिए चाहे इसको जूट के बोरे में भिगो सकते हैं या टैंक टब जो भी आपके पास साधन हो उसमें भिगो दीजिए। सुबह आप उसको निकाल कर बाहर रख दीजिए, जिससे कि उसका जो एक्सेस वाटर है, अतिरिक्त पानी निकल जाए। और मुट्ठी से दबा कर देखें, जब उसमें से मुट्ठी के बीच से, उंगलियों के बीच से पानी न निकले, यानी उसमें 68-70% जब नमी रह जाए, तो समझिए कि अभी बिजाई के लिए उपयुक्त हो गया है। इसके बाद जो मशरूम का बीज, जिसको स्पान कहते हैं, अच्छी प्रयोगशाला से, अच्छी जगह से ले लें। जिस मशरूम की जो भी प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लोरोटस फ्लोरिडा हो या सजोर काजू हो, उसका बीज ले लें। और बीज लेने के बाद उसको निकाल करके दाने दानों को हल्के उंगलियों के जोर से उसको अलग करके और भूसे में मिला दें। देखिए, इसमें बिजाई दर भी जानना आवश्यक है कि अगर 1 कुंटल आप भूसा लेते हैं तो उसके लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है। तो भूसे में अच्छी तरीके से मिला दें, और मिलाने के बाद पॉलीथीन ले लें, सफ़ेद पॉलीथीन लें। सफ़ेद पॉलीथीन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो फंगस की, फफूंद की बढ़वार है, वो दिखाई देती रहेगी आपको, बार बार बराबर दिखाई देगी। तो पॉलीथीन ले लें और उसमें इस भूसे को, जिसमें आपने बिजाई कर दिया है, इसको मिला के उसमें भर दें, अच्छी तरीके से टाइट करके भर दें, लगभग 80% हिस्सा। और जो 20% हिस्सा ऊपर का बचता है पॉलीथीन का, उसको अच्छी तरीके से बांध करके पॉलीथीन में जगह जगह साफ पेंसिल वगैरह कोई चीज़ मिल जाए, उससे छेद बना के और फसल कक्ष में रख दीजिए। जो फसल कक्ष में इस समय इसका तापमान इसके लिए होना चाहिए वो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस कमरे में आप रख दीजिए। कुछ नहीं करना है, कमरा बंद कर दीजिए। और 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसमें जहाँ जहाँ उसका बीज पड़ा हुआ है उसमें सफ़ेदी आने लगती है, और लगभग 20-22 दिन में पूरा थैला सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद फिर कमरे में आपको जो इसके लिए आवश्यक नमी है, कमरे की जो अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं, 75 से 80% बनाए रखना है। और तापक्रम जो है 22-23 डिग्री से लेकर 25-26 डिग्री तक बनाए रखना है। इसके लिए कमरे में आप बोरे टांग दीजिए और उसको पानी से आप भिगोते रहिए। कमरा जो है सुबह शाम आप खोलिए, क्योंकि शुद्ध वायु का संचार भी इसके लिए आवश्यक है। वायु का संचार उसमें होगा तो 25-26 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो थैला सफ़ेद हो गया उसमें छेदों से मशरूम निकलने लगता है। तो पहली फसल उसको तोड़ लीजिए। इसके बाद पॉलीथीन को हटा दीजिए। कमरे में आप मॉइस्चर जो है बनाए रखिए पानी का छिड़काव करके, और उसमें से फसल निकलती रहेगी। लगभग जो है ये फसल जो है 1.5 महीने तक निकलती है, और आप मशरूम को तोड़ते रहिए। इस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। निशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है चकैया जिला गोंडा से सुधाकर सिंह ने। यह गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधाकर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आप लोग खरपतवारनाशी का प्रयोग करने में या खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित खाद का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पानी की व्यवस्था करना भी गेहूं में बहुत आवश्यक है। कब और कैसे पानी लगाएं ये भी आवश्यक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अपने खेत में पौधे को कब पानी की ज़रूरत है और कब किस स्थिति में उसमें लगाया जाए, जिससे कि हम गेहूं की भरपूर फसल ले सकें। गेहूं जब 21 से 25 दिन का हो गया है तो उस समय एक उसमें से जड़ निकलती है, नई जड़, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। लगभग 25 दिन, 20 से 25 दिन में आप लगाएं। अगर आपने अपनी गेहूं की बुवाई नवंबर के माह में की है, अगर किन्हीं कारणों से देर से बो पाए हैं तो लगभग 30 दिन बाद अपने खेत में आप एक पानी जरूर लगाइए। और इस तरह से गेहूं में अगर आप देखें तो 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। ये पानी के देना प्रभावित करता है कि आपकी भूमि कैसी है, भारी भूमि है, हल्की भूमि है। अगर आपकी भूमि सिल्टी लोम या दोमट है तो आप लगभग गेहूं में 4 से 5 पानी लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरा पानी उसके 30 दिन बाद डालें, जबकि कल्ले बनकर और उसमें पेनिकल इनिशिएशन गर्भावस्था में वो आ रहा है, उस समय डालें। उसके बाद 30 दिन बाद
तीसरी सिंचाई करें जो कि फूल आने की व्यवस्था होती है। चौथा, जब दाने भर रहे हैं उस समय करें। और पांचवा, देखें कि आपकी भूमि में कितनी नमी रह गई है। अगर नमी बहुत कम है और हवा नहीं चल रही है तो शाम के समय आप अपने खेत में एक पानी और लगा सकते हैं। आपको पानी लगाते समय ये भी ध्यान रखना है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हवा कम चलती है तो आप पानी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन शाम को समय पानी लगाएं तो अच्छा रहता है। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में हवाएं भी साथ में ज़्यादा तेज़ चलती है। अगर आप सही समय हवा लगते समय या हवा होते समय पानी लगाएंगे तो हमारे को ये अंदेशा है कि पौधे जो है ज़मीन में गिर सकते हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अगर आप देख रहे हैं कि दिन में बहुत हवा चलती है, सुबह सुबह बहुत हवा चल रही है, तो जब आपको दिखे कि आपका मौसम हवा की रफ्तार जो है कम है तो पानी जो है शाम के समय लगाएं और हल्का पानी लगाएं। बहुत ज़्यादा गहरा पानी या ज़्यादा पानी लगाएं जिससे कि पौधे गिरने के डर लगा रहता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata.up@nwat.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु ग्रीष्मकालीन सूरजमुखी की बुआई तकनीक पर जानकारी, सफल डेयरी व्यवसाय पर एक पशुपालक कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।